सुप्रभात। कक्षा 10 में अभी तक आपको निराली जी द्वारा रचित उत्साह एवं अट नहीं रही है कविता से संबंधित कार्य दिया गया था और उस पाठ का कार्य संपन्न भी हो गया है और आज से आपको रिवीजन का काम दिया जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हम गद्य को लेते हैं। गद्य में इस बार द्वितीय जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें हमारे कोर्स में बाल गोविंद भगत नामक पाठ कोर्स में आ रहा है। तो बच्चों उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम लिख रहे हैं और ये सारे प्रश्न अति लघु यानी उसी तरह MCQ तरह के होंगे, लेकिन जो प्रश्न हम आपको लिखकर भेजेंगे उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। का, खा, गा, घा इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको पाठ को पढ़ना है, ध्यान से आप पाठ को पढ़ेंगे और इसके साथ ही 20 से जो प्रश्न लिए गए हैं उनको आपको करना है। ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है जिससे आप पाठ को पुनः पढ़ें और जो भी प्रश्न आपकी पुस्तक से 20 से बन करके निकले हैं आप उन्हें आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इसको कर सकते हैं, जानते हैं। देखिए उत्तर भी आपको एक शब्द में एक वाक्य में जैसा भी ठीक लगता है उस तरह से आपको लिखना है और परीक्षा में तो आपको टिक करना है। लेकिन हम टिक तभी कर पाएंगे जब हमको ऑप्शन उसके आते हैं, जब हमने पढ़ा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आइडिया से लगाने में तो हो सकता सही गलत हो जाए, गलत सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी में है कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा से बाल गोविंद भगत जी किसके पद गाया करते थे। आषाढ़ में जब वर्षा प्रारंभ होती थी तो बाल गोविंद जी किसी कवि के, समाज सुधारक के गीतों को गाया करते थे। तो वो कौन है उसका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है भगत जी गृहस्थ धर्म निभाते हुए किस तरह का जीवन बिताते थे। गृहस्थी का जीवन बिताते थे, गृहस्थ धर्म निभाते थे, लेकिन उस तरह निभाते हुए भी किस तरह का जीवन निभाते थे इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है तू जा नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये कथन किसने कहा। तो देखिए इस तरह के भी कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं, पाठ से लिए जाते हैं, कुछ वाक्य किसी के द्वारा कहे हुए और फिर पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। तो उसी के अंतर्गत एक प्रश्न इस तरह का भी रखा गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जाड़े के दिनों में भगत जी क्या ओढ़ते थे। शाल ओढ़ते थे, दुशाला ओढ़ते थे, कमरी ओढ़ते थे, जो भी हो XYZ वो आपको पढ़ करके लिखना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न भगत जी के कितने बेटे थे। सभी जानते हैं, जिसने भी पाठ पढ़ा है तो सब जानते हैं कितने बेटे थे। अगला प्रश्न है भगत जी प्रातः स्नान करने कहाँ जाते थे। ठीक है, तो आप जब उसमें पढ़ेंगे देखेंगे किसी किसी महीने में भगत जी प्रातः काल उठ करके कुछ दूर कहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे। और अगला प्रश्न दो जो रखे गए हैं, बनाए गए हैं, वो हमने शब्दार्थों से संबंधित उसके आशय के रूप में लिया है। निस्तब्धता का अर्थ लिखिए, यानी इसकी आपको वर्ड मीनिंग बतानी है, अर्थ लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का जो अगला प्रश्न लिया गया है वो भी वैसा ही है। संबल शब्द का अर्थ लिखिए। इस वर्ड की भी मीनिंग आपको लिखनी है, क्या तात्पर्य इसका, क्या है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने कैसे जाते थे? ठीक है, अब गंगा स्नान करने कैसे जाते थे? वो पैदल जाते थे या किसी साधन के द्वारा जाते थे? जिस तरह से भी जाते थे उसके संबंध में आपको लिखना है। और इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत ही सरल है। इस पाठ से आज जो हमने अंतिम प्रश्न लिया है प्रश्न नंबर 11, तो वो अगला प्रश्न है कि भगत जी की प्रभातियां कब शुरू होती थी? प्रभातियां यानी प्रभात काल के कुछ कार्यक्रम हैं जो किसी विशेष महीनों में प्रारंभ किए जाते हैं। तो उस महीने का यहाँ नाम आपको लिखना है। आप लेसन को पढ़िए और उसमें वो महीना आपको मिलेगा कि कब प्रभातियां शुरू होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो गद्य का पाठ था बाल गोविंद भगत, उससे आज हमने 11 प्रश्न लिखे हैं। और अब इसके आगे रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न हमने रस नामक चैप्टर से लिया है जो व्याकरण में आते हैं। रस समझाते समय भी आपको इस तरह के कुछ प्रश्न लिखे गए होंगे और नहीं लिखे गए हैं, तो इसीलिए आपको अभ्यास के तौर पे आज भेजे जा रहे हैं। और आगे भी परीक्षा से संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको भेजे जाएंगे अभ्यास के लिए। और अगर इनमें किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी समस्या का समाधान भी आगे किया जाएगा। लेकिन पहले हम पूरी कोशिश करेंगे उसका उत्तर ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, रसों में परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे और उसी से संबंधित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस रस के अंतर्गत जो पहला प्रश्न लिया गया है वो ये है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है बच्चों? तो आप सभी जानते हैं रसराज मीन्स रसों का राजा। रसों का राजा किसे कहा जाता है? ये जब रस आपको पढ़ाए जा रहे थे तो उसकी जब परिभाषा बताई गई थी, उसका जब वर्णन किया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस रस को रसराज कहा जाता है। अगर आप परिभाषा को पढ़ेंगे तो निस्संदेह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और रसों से ही संबंधित अगला प्रश्न हमारा है अब अस्थाई भाव से संबंधित, क्योंकि आपसे कहा गया था कि सभी रसों के अस्थाई भाव हमें पढ़ लेना चाहिए। उसमें भी घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हमने पहला प्रश्न जो लिया है, करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए। करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए। इसी तरह से बोर्ड में भी प्रश्न आते हैं और वहां पर भी ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। रसों में कई तरह के प्रश्न बना करके आते हैं, पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से आपको बोर्ड का भी एक तरह से अभ्यास हो रहा है और यहाँ परीक्षा में तो आना ही है, आपके सिलेबस में रस दिया गया है। तो इसमें बच्चों करुण रस का अस्थाई भाव आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में एक कविता की पंक्ति लिखी हुई है और उस पंक्ति में पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। तो चलिए देखते हैं। यशोदा हरिपाल ने झुलावे। माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। इस पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है। ठीक है, रसों से ही संबंधित जो अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? अब जब रस हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने रस के कितने अंग होते हैं आपको बताया है। उन सबकी परिभाषा भी लिखाई है। बताया गया था आपको विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव,
ये सभी रस के जो है अंगों के अंतर्गत बताया गया था। तो इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या क्या है? तो बच्चों, जब संचारी भावों की हेडिंग हमने लिखाई थी, इसके विषय में लिखाया था, तो इसकी संख्या भी लिखाई थी और वो आपको याद होनी चाहिए कि 10 हैं, 50 हैं, 33 हैं, 40 हैं, कितने हैं। और नहीं याद है तो इसको याद करेंगे और याद करके लिखेंगे। ठीक है ना। मैंने बताया अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो बाद में उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन पहले आपको इन सब के उत्तर आपको पहले जो आते हैं उनको आप कर लीजिए, फिर जो नहीं आते हैं उनको आप पढ़िए और पढ़ करके करिए। अगला 17 क्वेश्चन जो लिया गया है, प्रश्न नंबर 17, तो रति नामक अस्थाई भाव किस रस का है? देखिए प्रश्न को पलट दिया गया। अभी पूछा गया था करुण रस का अस्थाई भाव बताइए। अब यहाँ पर अस्थाई भाव लिख दिया गया है और अस्थाई भाव लिखा हुआ है, रस का नाम पूछा जा रहा है। रति नामक अस्थाई भाव किस रस का है? रस का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो प्रश्न वही हो सकता है, खाली उसका पूछने का तरीका हमारा बदल सकता है, तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और इन रसों से संबंधित जो अगला प्रश्न लिया गया है उसमें उसके भेद पूछे गए हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद कौन से हैं? जब श्रृंगार रस लिखाया गया था तो उसमें बताया गया था इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, उनके नाम भी बताए गए थे, उनकी परिभाषा भी लिखाई गई थी और उन दोनों के अलग अलग उदाहरण भी लिखाए गए थे। तो इस तरह से बच्चों आज के रिवीजन के लिए ये गद्य और रसों से संबंधित काम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा जा रहा है। आप सभी लोग रिवीजन डाल करके, इसको तारीख डाल करके अपनी कॉपी में काम करेंगे। दिक्कत होने पर प्रश्न के उत्तर हमसे पूछेंगे, वो हम आपको बताएंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है।